हेलो दोस्तों, तो आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारी आर्थिक समीक्षा 2020 से 21। ठीक है। तो इसका हम जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, मतलब एक दिन में एक या दो चैप्टर। ठीक है। तो टोटल इसमें 20 चैप्टर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के 10, दोनों के 10-10 चैप्टर मतलब। ठीक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 कवर करेंगे, और अगर एक चैप्टर एक दिन में भी किया तो वो भी 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ जो जनवरी की जो हमारी मैगज़ीन है, मैं उसे भी सोच रहा था कवर करने की, पर एक्चुअल में क्या है, अभी जो है PT 365 ये इंग्लिश की आने लगी है। ठीक है। तो हिंदी की भी जल्दी आ जाएगी, 2-4 दिन, 5-6 दिन में। ठीक है। तो हम उसे कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो PT 365 है इसे एक या दो बार एटलीस्ट कवर करके रख दे 27 जून से पहले। ठीक है। क्योंकि इस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो 2 या 3 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो हम जल्दी से जल्दी इसे कवर करेंगे। तो आप भी क्या कीजिए, एक तो करंट अफेयर, और उसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, या जो भी आपने पढ़ रखी है, कुछ भी नया मत उठाइएगा। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज़ कीजिए। और 2 या 3 किताबें आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी टॉपिक का नाम बोल दूँ, मान लीजिए लक्ष्मीकांत में मैंने महान्यायवादी बोल दिया, तो आपको उसका चैप्टर नंबर भी पता हो, ये भी पता हो उसके लिए क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है ना? उसका जितनी भी उसकी डिटेल होंगी आपके दिमाग में वो होनी चाहिए। अगर आप कम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ लेके चलना होगा उन्हें। ठीक है। जैसे अगर हम महान्यायवादी, तो 45 या 46 नंबर का चैप्टर शायद महान्यायवादी का है। तो इस टाइप से आपको सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक याद होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। ठीक है। अगर आपने सारा काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो उसे बस रिवाइज़ कीजिए। अगर कम पढ़ रखा है तो उसको एटलीस्ट अपना 100% दे दीजिए 3-4 किताबों को। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हमारी करंट अफेयर होगी, इसके अलावा आर्थिक समीक्षा हम देख रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से करके रख सकते हैं। ठीक है। इस बार आई है, जैसे बजट आया है, तो उसमें से आ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो आज हम जो है पहला टॉपिक कवर करते हैं, हमारा पहला अध्याय मतलब देखते हैं। तो इसमें खंड एक क्या है, सदी में विरले ही आने वाले संकट, मतलब कोरोना की बात हो रही है। संकट में जीवन और आजीविका को बचाना, मतलब जो भारत में जो कोरोना के अंदर जो भारत में लॉकडाउन लगाया गया जनवरी में, कि हमने मैगजीन में देखा था कि कितना लॉस हुआ भारत, मतलब लॉस में अगर देखें हम तो नंबर 1 पे आ रहा है ना? तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, पूरे चैप्टर में इसमें यही बताया गया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले विषय वस्तु क्या है इसकी। जो कोविड-19 महामारी थी उसने वर्ष 2020 में सदी में विरले ही अपने वैश्विक जो संकट था उसको जन्म दिया। विरले मतलब जो रेयरली देखा जाता है, कभी-कभार देखने वाला जो वैश्विक संकट था उसको जन्म दिया गया। ठीक है। एक अद्वितीय मंदी, रिसेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें 90% जो देश थे ना, उसकी प्रति व्यक्ति जो GDP थी, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें संकुचन मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक सिकुड़न देखी गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो भारत था उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, मानवीय सिद्धांत से उपजी थी। ये मानवीय सिद्धांत क्या था कि GDP में जो महामारी जनित अस्थायी सदमे है उससे उबर जाएगी, पर अगर हमने जो मानव है उनके जीवन की अगर क्षति हुई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो अवधि का जो लॉकडाउन था वो भारत में लगाया गया था। और सबसे पहले, ठीक है, अपनी रणनीति को लागू करने के लिए भारत ने महामारी की शुरुआत में ही सबसे सख्त लॉकडाउन जो है वो लगा दिया था। यह अध्याय इस रणनीति के लाभों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि उसके नेगेटिव देखे ना हमने मैगजीन में, अब देखेंगे हम इसके पॉजिटिव कि हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ भारत को इससे। कोविड-19 सदी में विरले ही आने वाला संकट। ठीक है। तो कोविड-19 जो है सर्वप्रथम जो इसकी पहचान की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में। इस सब के बारे में वैसे बहुत कुछ पढ़ लिया पिछले 1 साल में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस वायरस ने जो है विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। प्रमुख देशों में वायरस के प्रसार के प्रारूप एवं प्रवृत्ति से पता चला कि यह सामुदायिक संक्रमण, जो आपने कम्युनिटी ट्रांसफ़र सुना होगा ना, मतलब जो एक कम्युनिटी होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं उसमें, एक दूसरे से जो फैल रहा था, उसके पश्चात इसमें जो है मामले में तेज़ी आ गई। विभिन्न जो गैर दवा हस्तक्षेप थे, मतलब जहाँ पे जो दवाई है वो ना देके, पर हमने जो है कोरोना को रोकने का प्रयास किया, जैसे कि लॉकडाउन, स्कूलों को बंद करवाना, गैर आवश्यक व्यवसाय या यात्रा पर प्रतिबंध, उसको दुनिया भर के देशों द्वारा अपनाया गया। ठीक है। महामारी और संबंध लॉकडाउन उपायों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को जो है बंद कर दिया, जिससे वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। इस प्रकार दुनिया के सामने खड़ा संकट कई मायनों में
अनूठा भी था। मतलब पहले भी संकट तो आए, वित्तीय संकट आए जैसे कि, है ना? उसके अलावा तेल की कीमतों के वजह से जो संकट आया 75 और 82 में, उसके बाद तीनों विश्व युद्ध थे, इनसे भी संकट आए। पर उसके जो अब वैश्विक संकट आए, ये काफ़ी मामलों में इन सबसे अनूठा था। ठीक है? इनके सहित अन्य कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के संयोजन द्वारा इसको संचालित किया गया। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि 150 वर्षों में एकाध बार होने वाली इस घटना के कारण 2020 में विश्व के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रभाव के साथ नकारात्मक मतलब नेगेटिव ग्रोथ होने का अनुमान रहा है। इसे हम महा लॉकडाउन कहना ज़्यादा सही रहेगा, 2020 में जो भी हुआ। ठीक है? तीसरा क्या है? कोविड संकट ने अल्पावधि में ही सही, लेकिन जीवन और आजीविका इन दोनों में से मतलब एक को चुनने का जो है संकट उत्पन्न किया। मतलब या तो जीवन चुन लीजिए या फिर आप अपना रोजगार चुन लीजिए, आजीविका, पैसा। ठीक है? इसके अलावा इससे पूर्व जो है स्पेनिश फ्लू भी आया था, जो कि अत्यधिक संक्रामक था। उसके अलावा वर्ष 1918 के H1N1 जो इन्फ्लुएंजा था, उस महामारी के दौरान भी 21 शहरों की रोकथाम नीतियों की तुलना करने वाले साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जो महामारी में पहले से ही जो लॉकडाउन को लागू करना और इसका अधिक तीव्रता से उपयोग करना 1919 से 23 के दौरान जो किया गया था, उससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई थी, उच्च वृद्धि रही थी। इसकी अपेक्षा अगर लॉकडाउन को धीमी गति से सक्रिय करना पड़े और उसका कम तीव्रता उपयोग करने पर इसका जो है प्रभाव नेगेटिव में रहता है। ठीक है? मतलब एकदम से जो लॉकडाउन लगाया गया इस टाइम पीरियड में, उससे उत्पादन और रोजगार में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। उसके अलावा मानवीय सिद्धांत से उपजी भारतीय प्रतिक्रिया। ठीक है? जो इंडियन ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स है, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को बताया गया। भारत उन आरंभिक देशों में से एक था जिन्होंने कोरोना संक्रमण के केवल 500 मामलों की पुष्टि होने पर ही राष्ट्रीय स्तर पर क्या लगा दिया था? लॉकडाउन लगा दिया था। ठीक है? यह उन मानवीय सिद्धांत पर आधारित है कि जीडीपी वृद्धि को तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे नेगेटिव में गई है, किंतु एक बार खोया मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। क्योंकि इंडिया की देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है पहले से इसमें लॉकडाउन मानव जीवन को जो है वापस नहीं लाया जाएगा, क्योंकि एक बार अगर फैल गया तो इसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता उस टाइम पे। उसके अलावा महामारी के दौरान व्यक्तियों को मुक्त आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाने पर जनसंख्या को एक खतरनाक जोखिम का सामना करना पड़ता। ठीक है? जिससे भारी संख्या में जनसंख्या की हानि भी जनहानि भी की संभावना भी होती। ठीक है? इसके अलावा हालांकि लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव और आर्थिक गतिविधियों को बंद करने का लोगों की आजीविका पर जो है नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। 40 दिवसीय जो प्रथम जो लॉकडाउन लगाया था 21 मार्च को, 40 दिवसीय लॉकडाउन अवधि का उपयोग सक्रिय निगरानी, विस्तारित परीक्षण, संपर्क ट्रेसिंग, आइसोलेशन मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सा, अर्ध चिकित्सा अवसंरचना, इनका विस्तार करने और नागरिकों को सामाजिक दूरी व मास्क के बारे में जागरूक करने आदि के लिए किया गया था। ठीक है? जो शुरू का 40 दिन का लॉकडाउन लगा। यह रणनीति महामारी के संदर्भ में भारत की अनूठी सुभेद्यताओं के अनुरूप भी थी। जैसे कि हमारी क्या थी? उच्च जनसंख्या घनत्व था, बड़ी और सुभेद्य बुजुर्ग आबादी थी, स्वास्थ्य अवसंरचना हमारी कमज़ोर थी। ठीक है? और उस पर अत्यधिक बोझ भी था। यह रणनीति किसके द्वारा दी गई थी, मतलब किससे प्रेरित थी ये? हैंसन और सार्जेट की नोबेल पुरस्कार विजेता शोध से। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, जो कि 2001 में दी गई थी। उनके शोध में अत्यधिक अनिश्चितता होने पर सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की अनुशंसा की गई थी उस समय पे। ठीक है? सर्वेक्षण में विश्लेषण किया गया है कि क्या देशों द्वारा अपनाई गई नीतिगत प्रतिक्रिया संबंधित देशों में महामारी और जो उससे संबंधित घातक प्रभाव है उसके प्रसार को नियंत्रित करने में प्रभावी थी। सर्वेक्षण ने विभिन्न देशों के बीच जो है क्रॉस कंट्री विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया कि तीव्र लॉकडाउन ने भारत को जो है प्रभावी रूप से कोविड-19 के प्रसार और घातक प्रभाव दोनों का प्रबंधन करने में मदद की। ठीक है? हमने इसके जो नेगेटिव थे वो जनवरी की मैगजीन में देख लीजिएगा, और जो पॉजिटिव है इसके वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है? इसका जो आकलन करने के लिए जो है प्रति तथ्यात्मक अनुमान लगाया जाता है कि विशुद्ध रूप से जो जनसंख्या है या जनसंख्या घनत्व है या जनसांख्यिकी है, उस पर आधारित स्वाभाविक मामलों की संख्या और उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु की संख्या कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है? भारत में कोविड जो है सितंबर में जो है अपने पीक पे था, मतलब सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे थे वो सितंबर में आ रहे थे, जिसके बाद लोगों की गतिशीलता में वृद्धि के बावजूद भी प्रतिदिन नए मामलों की संख्या बहुत कम रही।
ठीक है। जबकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर मतलब जहाँ वहाँ पे जो है सेकंड वेव आ चुकी थी उस टाइम कोरोना की। कई यूरोपीय देशों और जो यूएसए था, उसको लॉकडाउन की शिथिलता और गतिशीलता में वृद्धि के साथ दूसरी घातक लहर का सामना भी करना पड़ा था उस समय पे सितंबर में। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दिए जाने के बाद सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में महामारी के प्रसार के अनुसार प्रतिबंध लगाने की सलाह भी दी गई। मतलब सेंटर ने तो ओपन कर दिया, पर राज्यों को कहा गया कि अगर आपको अपने राज्य में लगता है कि कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप जो है अपने अनुसार प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार समय के साथ राज्यों में लॉकडाउन की कठोरता भिन्न हो गई। ठीक है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जून से जो अगस्त है उसकी अवधि के दौरान जिन राज्यों ने उच्च स्तरीय सख्ती रही, वे राज्य मामलों के प्रसार और मौतों को नियंत्रित करने में सक्षम भी रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्राफ में भी दिखाया गया है। समायोजित तीव्र लॉकडाउन के कारण वी आकार का आर्थिक सुधार, मतलब हमारी जो इकनॉमी है वो नीचे गई। उसके बाद जो है सितंबर 2020 तक जो है इकनॉमी पॉजिटिव में गई है। ठीक है। महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। आपूर्ति को जो है फर्स्ट ऑर्डर झटका लगा। इसमें निम्नलिखित के माध्यम से मांग को भी आघात पहुंचा। तो हमारी जो है जो डिमांड थी उसको आघात लगा। किस किस चीज़ में हमारी डिमांड को आघात लगा? श्रम बाजार में व्यवधान, जो घरेलू आय को भी प्रभावित करते हैं, और पूर्व सतर्कता बरतते हुए बचत के उद्देश्य के कारण जो स्वास्थ्य संकट के बीच अनिश्चितता से ये जो है उपजी थी। उसके अलावा भारत ने कोविड-19 के प्रसार की गति पर अंकुश लगाने के लिए मार्च के अंत से मई तक एक प्रारंभिक और कठोर लॉकडाउन लगा दिया था। इससे पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में जीडीपी जो है 23.9% संकुचन हुआ। ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है संकुचन में आ गई। अर्थव्यवस्था को जून 2020 से धीरे धीरे अनलॉक किया गया। इस पॉइंट से जो है यहाँ पे अनलॉक किया गया। तब से वी आकार में जो है आर्थिक सुधार का अनुभव किया गया। मतलब यहाँ से फिर -7.35 पे आ गई सितंबर 2020 में। इसके अलावा भारतीय नीति निर्माताओं ने यह भी माना कि जो लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियां थी उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और आजीविका को जो है इससे बाधित करेगा, जो लॉकडाउन हुआ था। ठीक है। महामारी के लिए राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया तदनुसार एक चरण दर चरण दृष्टिकोण वाली रणनीति थी। मतलब काफ़ी सारी जो है स्कीमें अभी हम ये सब पढ़ेंगे। आपको याद होगा जैसे 20,000 करोड़ का जो है किसानों को वो दिया गया था उस टाइम पे। एमएसएमई जो वो थे हमारे लघु और वो उद्योग थे, उनको पैसा दिया गया था 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये सब इसमें बताया गया है कौन से दिए गए राहत। वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली जो 2 तिमाहियाँ थी, मतलब जो 1 जनवरी से मार्च, ठीक है, और मार्च से हमारे ये जून तक, अप्रैल से जून तक सॉरी, इन 2 तिमाहियों में जो है सरकार ने सुनिश्चित किया कि राजस्व प्राप्ति में तेज संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध रहे। आर्थिक गतिविधियों में आने वाली बाधा से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए प्रारंभिक दृष्टिकोण समाज के जो निर्धन वर्ग था और जो व्यापार के क्षेत्र थे उनको राहत प्रदान करना था। ठीक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, इन्हीं को जो है 20,000 करोड़ रुपए दिया गया था उस टाइम पे। उसके बाद सरकार ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो PMGKY है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, विधवाओं, पेंशन भोगियों और महिलाओं के लिए महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, उसके अलावा मनरेगा के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई थी, और व्यवसायों के लिए ऋण स्थगन व तरलता समर्थन, लिक्विडिटी सपोर्ट जैसे उपायों को उस समय पे अपनाया गया था। ठीक है। उसके अलावा आवाजाही और स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ सरकार ने आत्मनिर्भर जो है पैकेज 2.0 और 3.0 जारी किया था। करंट अफेयर में हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। उसके माध्यम से जो है निवेश और उपभोग की मांग का समर्थन करने के लिए शोधित विकल्प जो है अपनाए गए थे। प्रोत्साहन का समय अर्थव्यवस्था की अवशोषण क्षमता के अनुरूप निर्धारित था, जो कि लॉकडाउन से प्रभावित भी था। इसके अलावा जो PMGDY था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका जो खातों के जो एवरेज बैलेंस था, औसत शेष था, इसमें भी जो है वृद्धि देखने को मिली। ठीक है। इससे पता चलता है कि जो सरकार है उसने अंश जो शोधन है उसकी पुष्टि की। ठीक है। जो उनके मतलब पैसा था उसमें उससे जो है इनमें ट्रांसफ़र किया गया एवरेज बैलेंस में। ठीक है। हालांकि जैसे ही अर्थव्यवस्था पूर्व रूप से लौटने लगी, जो शेष था उसमें गिरावट देखी गई, जो उपभोग की तुलना में व्यय में वृद्धि की ओर संकेत करता है। मतलब सरकार को जो है अपनी तरफ से पैसा
एज ए जो MSME को दिया, जैसे इस टाइप में पैसा देना पड़ा, तो उससे जो है उपभोग पैसे का किया गया सरकार द्वारा, तो उससे उपभोग की तुलना में व्यय में वृद्धि देखी गई। ठीक है, व्यय किया गया तो व्यय में वृद्धि देखी गई इसकी वजह से। उसके अलावा भारतीय नीति निर्माताओं ने यह भी माना कि जो लॉकडाउन है उससे प्रेरित जो सप्लाई शॉक था, सप्लाई शॉक मतलब आपूर्ति आघात, वो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को भी बाधित करेगा। ठीक है, पैसा रहेगा ही नहीं तो उत्पादक क्षमता अपने आप ही बाधित होगी, मतलब सरकार के पास पैसा कम होगा क्योंकि उसे जो है अभी गरीबों को जैसे हेल्प करने के लिए दिया, तो उसकी वजह से उत्पादन क्षमता भी जो है बाधित होगी। एक बार पुनः आरंभ होने पर सभी नियंत्रित मांगों को पूर्ण करने के लिए इस क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार का बेमेल व्यापक आर्थिक स्थिरता को जन्म दे सकता है। इसलिए भारत ने जो है मध्यम दीर्घ अवधि में आपूर्ति का विस्तार करने, उत्पादक क्षमताओं की जो दीर्घकालिक नुकसान है उससे बचने के लिए कई जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार, संरचनात्मक सुधारों की घोषणा भी की थी। ठीक है, बॉक्स अभी आगे आएगा, मतलब सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ों में जो है ढील दी गई, तो वो सब देखेंगे अभी हम। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने महामारी के प्रारंभिक चरणों में जो है आपूर्ति पक्ष के लिए संरचनात्मक सुधार किए हैं। इस दूरदर्शी नीतिगत प्रतिक्रिया के द्वारा मध्यम से दीर्घ अवधि में उत्पादकता में वृद्धि होगी इन फ्यूचर। ठीक है, ये सुधार रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और जो सेकेंडरी क्षेत्र हैं उनकी क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित रहे। ठीक है, थर्ड सेक्टर जैसे हमारा सर्विस सेक्टर होता है तो उसको छोड़ के इन दोनों क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया। उसके अलावा भारत के जो सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें प्राथमिक क्षेत्रों का लगभग 16% योगदान है, जिसमें जबकि इसमें, एक मिनट रुको, पहले GVA देख लेते क्या होता है। GVA क्या होता है? GVA इज़ द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एरिया, मतलब जो हमारा थर्ड सेक्टर होता है ना उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आती है GVA के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, GVA इज़ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, जो भी हमारा सर्विस सेक्टर होगा उसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, सिंपल आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो GVA में प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि और खनन क्षेत्र है उसका लगभग 16% योगदान है, जिसमें से जो है 43% कार्यबल नियोजित है, 43% इसी में लगा हुआ है, इसी 16% में। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी जो द्वितीय क्षेत्र है संवर्धित आय स्थिरता और सामाजिक सुधार प्रावधानों के साथ औपचारिक रोजगार के लिए विस्तारित अवसर प्रदान करता है सेकेंडरी क्षेत्र जो है। ठीक है, जैसे हमारा प्राइमरी हो गया, मान लीजिए आप गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जो हमारा प्राइमरी में आ गया, फिर उससे कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सेकेंडरी में आ गया, द्वितीयक में। ठीक है, उसको फिर आगे हम सर्विस में दूसरे देशों में भेज रहे हैं, दूसरे देशों में नहीं मतलब अपने स्टेट्स में भेज रहे हैं, तो वो हमारा थर्ड सेक्टर में आ गया। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के आसपास केंद्रित एक सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम से इस मांग में तेजी आने और सुधार के आगे बढ़ने की जो है संभावना भी है। NIP आपने पढ़ा होगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो ये जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2019 इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर PM द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, NIP इज़ ए ग्रुप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द इंडिया over a period of 5 years with an initial sanctioned amount of 102 lakh crores, first made public by the PM of India Narendra Modi during his 2019 Independence Day speech। ठीक है, इसके अलावा एक स्थिर मुद्रा चालू खाता की अनुकूल स्थिति, बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में उत्साहजनक संकेत। इसके साथ साथ समष्टि आर्थिक स्थिरता में भारत में एक V आकार का सुधार देखा जा रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है जल्दी से। तो देखिए प्रमुख संरचनात्मक सुधार, तो इसमें जो सरकार द्वारा ढील दी गई है, काफ़ी सारे रेगुलेशन को रेगुलेशन किया गया एंड लिबरलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स, मतलब उदारीकरण, खोला गया एक तरह सेक्टर को। ठीक है, सबसे पहले कृषि में देख लीजिए, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान जो सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, इसमें कुछ मतलब संशोधन किए गए, कुछ उदारीकरण किया गया, ये हमें नहीं बताया गया डिटेल में, अभी जितना बताया गया उतना पढ़ लीजिए।
उसके अलावा जो MSME है, इसमें जो है इसके आकार में वृद्धि करने और रोजगार सृजन करने में सक्षम बनाने वाली सभी कंपनियों में लगभग 99% को समाविष्ट मतलब ऐड किया गया। ठीक है। निर्माण और सेवा क्षेत्र की MSME के बीच कृत्रिम अलगाव को जो है हटाया गया। उसके अलावा श्रमिक के लिए जो है 4 श्रम संहिताओं का अधिनियम अर्थात मजदूर संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, उपजीविकाजन्य सुधार, स्वास्थ्य और कार्यदिशा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ठीक है। तो इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए गए हैं। फिलहाल तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एक श्रम रिटर्न, एक अनुज्ञप्ति और पंजीकरण, 1 लेबर रिटर्न, 1 लाइसेंस एंड 1 रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, कई आवश्यकताओं जिसके कारण कंपनियों को घर से काम या कहीं से भी काम करने की नीतियों को अपनाने से रोका गया था, उन्हें हटाया गया। ठीक है। अगर एनर्जी की बात करें, ऊर्जा सेक्टर की, तो प्रशुल्क नीति सुधार, जिसमें डिस्कॉम जो हमारी बिजली जो वो करती है ना, ट्रांसमिट कर दी थी, उसकी अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर ना पड़े, क्रॉस सब्सिडी में प्रगामी और कटौती, निश्चित समय के लिए खुली पहुंच की सुविधा आदि। संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का जो है निजीकरण। देखिए क्या होता है, मेरा थोड़ा फ़ोन से पढ़ाता हूँ मैं, तो थोड़ा छोटा है इसमें मेरा, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेन कई बार आगे हट जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन में जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया गया। मैक्सिमम चीज़ों में आप ये देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जो है बहुत बड़ा है। तो डिस्कॉम जो कंपनी थी उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU, केवल रणनीतिक क्षेत्रों में ही जो है PSU, गैर रणनीतिक क्षेत्रों में PSU का जो है निजीकरण किया गया है। खनिज क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, निजी एवं व्यापारिक खादानों के मध्य अंतर को दूर करना, खादान ब्लॉकों का पारदर्शी आवंटन, सभी राज्यों में स्टाम्प शुल्क में एकरूपता लाने के लिए शुल्क अधिनियम 1899 में संशोधन, एक सहज समग्र अन्वेषण, सह खनन सह उत्पादन, मतलब साथ ही खनन किया जाए साथ ही उत्पादन व्यवस्था शुरू करना। ठीक है। उत्पादन क्षमता को मजबूत करना, उद्योग में 10 चिन्हित क्षेत्रों के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना। GIS जो मतलब हमारे ज्योग्राफिकल डाटा वगैरह होता है ना, तो GIS के थ्रू हम लेते हैं, तो GIS सक्षम राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली का शुभारंभ। अंतरिक्ष, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को बराबरी का अवसर प्रदान करना, मतलब इसमें भी प्राइवेटाइजेशन। तकनीकी उद्यमों को सुदूर संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भूस्थानिक डेटा। रक्षा के लिए, मतलब जैसे अब हमारे जो मोदी जी हैं वो गुजरात के हैं, वहाँ पे हर चीज़ जो है इसी टाइप से चल रही है, निजीकरण पे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो वो अब मतलब इस टाइप से पूरे देश में भी चालू करते जा रहे हैं। ठीक है। रक्षा में भी आयुध कारखाना बोर्ड का निगमीकरण। ठीक है। निगमीकरण क्या होता है, ये इसका मतलब भी प्राइवेटाइजेशन होता है। आयुध बोर्ड खाना, एक मिनट रुकिए। देखिए, भारतीय आयुध निर्माणियों एक भव्य औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय आयुध निर्माणियों, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, जिसमें 39 निर्माणियों, 9 प्रशिक्षण संस्थान है, 3 क्षेत्रीय विपणन मतलब ट्रांसफ़र करने वाले हैं केंद्र, और 4 क्षेत्रीय संरक्षण निर्णयों का समूह है। ठीक है। ये काम क्या करती है, तो अत्यधिक उत्पादन सुविधाएं, बहु प्रौद्योगिकी सामर्थ्यताओं के साथ एक वृहद और परिवर्तनीय उत्पादन सुधार करती है। कुशल और पेशेवर अर्हता प्राप्त जनशक्ति और प्रबंधनीय कार्मिकों का बृहद भंडार है। ठीक है। तो जैसे निगमीकरण क्या होता है, निगमीकरण का मतलब किसी संस्थान को निगम का रूप देना, सरकारी नियंत्रण के तहत उसके कार्यों को शनय शनय निजी संस्थानों को सौंपते जाना, ताकि, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, निजी संस्थानों को सौंपना, ताकि आगे चलकर वह निगम लाभ बनाने लगेगा तो उसे किसी निजी बोलीदाता को बेचा जा सकेगा। ठीक है। तो डिफेंस का भी जो है निजीकरण किया जा रहा है। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर FDI जो है 74% की जाएगी। समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया। देखिए, उससे पहले देख लीजिए ये क्या है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना एक मुख्य उद्देश्य देश में विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। ठीक है। ये अभी आगे आएगी तो मैंने पहले ही बता देता हूँ। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार मुक्त, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा आधार को
को आधार बनाकर उच्च शिक्षा में ई लर्निंग का विस्तार कर रही है। ठीक है, उसके अलावा मनोदर्पण 2020 कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही रहने को मजबूर जो स्कूल एवं कॉलेजों के जो छात्र होते हैं उनकी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं छात्रों की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। उत्पादन क्षमता को मजबूती। ठीक है, जैसे शिक्षा में देखिए, शिक्षा की बहुविध और न्याय संगत पहुँच को सक्षम करने के लिए PM ई विद्या जो अभी हमने पढ़ी, मनोसामाजिक सहयोग के लिए मनोदर्पण पहल। ठीक है, सामाजिक अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी जो PPP थी उसको वित्तीय सहायता देने की योजना को 2024 से 25 तक जो है इसे बढ़ाया गया। उसके बाद कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वित्तीय बाजार, अनुमेय विदेशी आधिकारिक क्षेत्रों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष सूची। ठीक है, जो सरकारी प्रतिभूति होती है जैसे प्राइवेट प्रतिभूति है या सरकारी, तो उनकी जो है प्रत्यक्ष सूची प्रोवाइड की जाएगी। अब कंपनी द्वारा अधिकारों के मुद्दों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को कम करने का प्रावधान। वैसे ही निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पर जो है जो NCD होते हैं, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र जो होते हैं उनको सूचीबद्ध करती है, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा। उसके अलावा अगर कॉरपोरेट की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 के भाग 9A प्रोड्यूसर कंपनियां उनके प्रावधानों को जो है इसमें शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम के तहत मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से संबंधित मामलों में डिफ़ॉल्ट को गैर आपराधिक माना गया। ठीक है, पहले जैसे डिफ़ॉल्ट होता था तो उसे क्रिमिनल उस पर वो कर सकते थे, अब जो है उस पर को गैर आपराधिक उसे माना गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT के अतिरिक्त या विशिष्ट इसमें जो है पीठ गठित करने की इसमें शक्ति दी गई। उसके अलावा छोटी कंपनियां, एकल व्यक्ति कंपनियां, प्रोड्यूसर कंपनियां और स्टार्टअप के सभी चूककर्ताओं के लिए जो है कम दंड किया गया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा स्पाइस प्लस का आरंभ किया गया। ये है क्या स्पाइस प्लस? देखिए ये क्या है स्पाइस वेब की फॉर्म विशेषताएं। सबसे पहले रिड्यूसेस टाइम एंड कॉस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस इन इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्रोड्यूसर इन सिंगल वेब फॉर्म। स्पाइस प्लस हैज़ 2 पार्ट ए क्या है द नेम रिजर्वेशन ऑफ द न्यू कंपनी, पार्ट बी क्या ऑफरिंग ए बैंक्वेट ऑफ सर्विस। ठीक है, ये सब है इसकी विशेषता, ये देख लीजिएगा। उसके अलावा NCLAT है, ये है क्या NCLAT? तो NCLAT is a tribunal which was formed by the central government of India under section 410 of the Company Act 2013. The tribunal is responsible for hearing appeal from the order of NCLT starting from 1 June 2016. ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना ही दे रखा था गूगल उस पर विकिपीडिया पे। उसके बाद देखिए प्रशासन, रोजगार भर्ती के लिए राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया। मौलिक नियम 56 JI और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन के नियम 48 के माध्यम से अप्रभावी या भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर संशोधित दिशा निर्देश। चेहरा रहित मूल्यांकन, मतलब जो फेसलेस टैक्स असेसमेंट है बिना फेस के, और एक 12 बिंदु करदाता घोषणा पत्र। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के माध्यम से निवेशों के लिए त्वरित मंजूरी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ शब्दावली आई है वो देख लीजिए। V आकार का कर्व, तो इसमें क्या है V आकार का सुधार का आशय क्या है, अर्थव्यवस्था संकट से पहले से ही अपनी आधार रेखा पर शीघ्रता से वापस आ जाती है। यह सबसे आशावादी सुधार प्रारूप में से एक है क्योंकि इसका आशय है यह है कि मंदी ने जो है अर्थव्यवस्था को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया मानवीय सिद्धांतों से उपजी है। खोया हुआ मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। GDP की, ये देखिए याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको या तो प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। ठीक है, GDP की वृद्धि महामारी के कारण लगे अस्थायी आघातों से उबर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपनी रणनीति को लागू करने के लिए भारत ने महामारी की शुरुआत से ही सबसे सख्त लॉकडाउन किया। उसके बाद गहन लॉकडाउन ने भारत को प्रभावी रूप से कोविड-19 के प्रसार और आघातों दोनों का प्रबंधन करने में मदद की। ठीक है, ये सब वही है, बस इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखा है यहाँ पे। महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने स्थानीय, क्षेत्रीय और
ये सब पीछे हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। सरकार ने ये लॉन्च किया, आपूर्ति का विस्तार, कई संरचनात्मक सुधार किए, 2020 से धीरे धीरे अनलॉक किया, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चन के मैं आपको आंसर जो नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उससे पहले दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अभी क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए। इससे ये होगा कि अगर आपका गलत होगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा, अगर क्वेश्चन सामने आएगा तो आप जो है उसे सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, वीडियो पॉज कर करके आप इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इसे छोड़ना मत, इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसके आंसर दे सकते हैं आप। ये देखिए 5वां क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर से बनाए गए हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद मेंस के लिए अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसका कि अभी तो यूज़ नहीं है, 3 महीने ही रह गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा आज या कल मैं दूसरा चैप्टर भी अपलोड जल्दी जल्दी करूँ। तो उसके अलावा मैं वेट जो है PT 365 का ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आएगी तो उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।